दोस्तों, वेलकम टू विद्या करंट अफेयर चैनल्स। आप लोगों का स्वागत है इस चैनल पर। तो चलिए अब हम लोग अपने सेशन की शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो आप लोगों का यूपीएससी प्रीलिम्स इनिशिएटिव में आज डे कौन सा है? आज डे 46 है। ठीक है, तो सभी लोगों का स्वागत है इतने दिन तक बने रहने के लिए। ठीक है, और आप लोग, मुझे यकीन है कि मेरी छोटी सी यूट्यूब फैमिली को धीरे धीरे बहुत बड़ा कर दोगे। ठीक है, तो फिर चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, डेली हम लोग अपने सेशन को शुरू करने से पहले, ठीक है, एक करंट अफेयर है ना, और एक मैपिंग के टॉपिक को डिस्कस करते हैं। ठीक, मतलब उसका टॉपिक लेते हैं और वो आप लोगों को पढ़ना होता है। तो करंट अफेयर के टॉपिक में आप लोगों को गवर्नमेंट स्कीम्स, आप लोग जानते ही हो कि यूपीएससी प्रीलिम्स को लेकर कितनी ज़्यादा रिलेवेंट है। ठीक है, और उन गवर्नमेंट स्कीम को भी अगर हम लोग पिछले पीवाईक्यूज़ को देखकर डिकोड करें तो सबसे पहले आप लोगों को उसका ईयर याद होना चाहिए कि कौन से ईयर में आई है। उसके बाद आप लोगों को क्या याद होना चाहिए? मिनिस्ट्री याद होना चाहिए कि कौन सी स्कीम कौन सी मिनिस्ट्री यानी कि मंत्रालय से रिलेटेड है। ठीक है, तो इसको याद रखोगे। और उसके बाद तीसरा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि उसका उद्देश्य याद रखोगे कि कौन से उद्देश्य के लिए ये लॉन्च करी गई है। ठीक है, तो इसी ही श्रृंखला में आप लोगों को वीबीजी राम जी बिल के बारे में पढ़ना है। ठीक है, जो कि पहले मनरेगा थी। ठीक है, तो आप लोग अब इसके बारे में करंट अफेयर के पर्सपेक्टिव से इसको कवर करोगे अच्छे से। ठीक, ये कौन से मंत्रालय, क्या उद्देश्य है, क्या नया ऐड हुआ है। ठीक है, तो इसके बारे में आप लोग पूरा पढ़ोगे। और मैपिंग में आप लोगों को मलंज खंड माइन के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो जो कि बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रही है और मध्य प्रदेश की ये एक माइन है। ठीक है, और अब आप लोग इसके बारे में पढ़ोगे ये किससे रिलेटेड है। ठीक, क्योंकि ये कॉपर से रिलेटेड है, ये भी मैं बता दे रही हूँ आप लोगों को। ठीक है, लेकिन अब इसके बारे में आप लोगों को पूरा क्या कैसे और कॉपर की रिलेवेंसी है ना, जितना जो कुछ है वो सारा पढ़ना है आप लोगों को। ये आप लोगों की जिम्मेदारी है। ठीक है, मैंने आप लोगों को दे दिया। तो अगर आप लोगों को ये सेशन और ये चीज़ें अच्छी लग रही हैं, ठीक है, तो चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर लेना जितने बच्चे नए आए हो। ठीक है, क्योंकि फ्यूचर में और अभी भी आप लोगों को इस चैनल से मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी कि आप लोगों का बहुत लाभ हो। आप लोग यहाँ पर आए हो तो अपना कुछ ना कुछ फ़ायदा करवा के और कुछ ना कुछ अपना ज्ञान का स्तर बढ़ा कर ही जाओ। ठीक है, ये मेरी कोशिश रहेगी। और जितने भी लोग देख रहे हो वो लाइक कर देना जिससे वीडियो को सपोर्ट मिले। ठीक है, आप लोग वीडियो के सपोर्ट के लिए, ठीक है, इतना कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं, है ना। तो कल मैं मौर्यकाल आप लोगों को पढ़ा रही थी। ठीक है, और उसके बाद मौर्यकाल में अब हम लोगों को अशोक के 14 प्रमुख शिलालेखों के बारे में पढ़ना था। ठीक है, यहाँ से अपने सेशन को मैंने एंड किया था और अब यहीं से आज इसकी शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो पहले देखिए अशोक के शिलालेख और उसका मुख्य विषय यानी कि उद्देश्य क्या है। ठीक है, तो मुख्य विषय क्या है? पहला यानी कि प्रथम शिलालेख। ठीक है, तो प्रथम क्या बोल रहा है? प्रथम में क्या बोला गया है? अशोक के प्रथम शिलालेख में पशु बलि पर प्रतिबंध है। ठीक है, अब ये शिलालेख के बारे में एज इट इज़ क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, मतलब एक तरफ प्रथम द्वितीय चतुर्थ या कुछ भी करके नंबर्स लिखे होंगे और दूसरे साइड में उसका विषय लिखा होगा। ठीक है, आप लोगों को उसका मिलान करना होगा। तो ये तो पहला एक तरीका हो गया क्वेश्चन बनने का। और इस तरह के क्वेश्चंस आज भी यूपीपीएससी मतलब स्टेट पीसीएस के और आरओआर में बनते ही हैं। ठीक, लेकिन यूपीएससी का ट्रेंड थोड़ा चेंज है। यूपीएससी इस तरह से नहीं पूछता है कि एक तरफ आप लोगों को मतलब पूछने का पूछ भी सकता है, लेकिन थोड़ा और भी इसको इनोवेट करो अगर तो यूपीएससी के ट्रेंड के हिसाब से, तो वो एक तरफ प्रथम द्वितीय चतुर्थ इस तरह करके वो शिलालेख देगा, है ना, और दूसरी तरफ उन सारे के मतलब जितने भी विषय हैं उन सब विषय को दे सकता है और उसके बाद स्टेटमेंट में बोलेगा कि कितने सही हैं। ठीक है, तो अब ये ट्रेंड, ये पैटर्न यूपीएससी का चल रहा है। ठीक है, तो आप लोगों को ये करना होगा, मिलान नहीं करना है, आप लोगों को सही बताना है कि कौन से सही जोड़े सही है। ठीक है, तो वो आप लोगों को तभी सही होंगे। और अब यूपीएससी आप लोगों को पता ही होगा, एनालिसिस अगर कर रहे होगा ट्रेंड की, तो अब ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन से ज़्यादा यूपीएससी खेलता है ना। तो ऑप्शन में अब आप लोगों को एलिमिनेट बहुत कम क्वेश्चन करने को मिलते हैं। ठीक है, और पहले तो दो स्टेटमेंट, कथन और रीजन वाले क्वेश्चन देखे हैं, कथन और कारण वाले। अब तो पहले तो दो आते थे, है ना। 2025 से तो इसको और इनोवेट किया गया और 2025 से क्या किया गया कि स्टेटमेंट 1 2 3 करके दिया गया, है ना। और उसके बाद कहा गया कि स्टेटमेंट 2 और 3, है ना, स्टेटमेंट 1 की सही व्याख्या करता है। इसी तरह से क्वेश्चंस को और भी ज़्यादा बड़ा और लेंदी बनाया गया। ठीक है, तो अगर आप लोग डीप नहीं पढ़ोगे, ठीक है, तो फिर दिक्कत होगी, है ना।
तो मेरा मेरा काम बस इतना है कि आप लोगों को बताना, आप लोगों के दिमाग का थोड़ा विकास करना। ठीक, अगर मैं इसमें सफल हो पा रही हूँ तो मेरे लिए सब कुछ वर्थ है ना, सब कुछ मेरे लिए एकदम, मेरी मेहनत इसी में सफल है ना। तो अगर मैं आप लोगों को थोड़ा भी लाभ पहुंचा पा रही हूँ अपनी इस वीडियो के जरिए, अपनी इस आवाज़ के जरिए, ठीक है। तो चलिए, तो पहला किसके बारे में, पहला याद रखोगे पशु बलि, और पशु बलि पर प्रतिबंध किया गया था अशोक के प्रथम अभिलेख में, ठीक है। अब दूसरा क्या है, द्वितीय मनुष्य और पशुओं के लिए चिकित्सा की व्यवस्था, है ना, जिसमें दक्षिण भारतीय राज्यों में चोल, पांड्य और सत्यपुत्र और केरल पुत्र का उल्लेख किया गया है। तो पहला तो आप लोग याद रखो कि पशु बलि पर प्रतिबंध लगाया गया है, और दूसरा पशु बलि और मनुष्यों के लिए चिकित्सा की व्यवस्था अशोक के द्वितीय शिलालेख में है, ये भी आप याद रखोगे, ठीक है। अब अगर बात करते हैं कि अशोक के तृतीय शिलालेख की, ठीक है, तो अशोक के तृतीय शिलालेख किससे संबंधित है, माता पिता के प्रति सम्मान और ब्राह्मणों के श्रवणों के प्रति उदारता का प्रतीक है, ठीक है। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। अब देखो, याद करते जाओ मेरे साथ ही लाइन टू लाइन, आपको इस सेशन के बाद कुछ भी अलग से याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहला पशुओं की हत्या, दूसरा पशुओं और मनुष्यों की हत्या पर जो पहले में प्रतिबंध लगाया गया था वो पहला प्रतिबंध हो गया, और दूसरा क्या, उनके स्वास्थ्य और चिकित्सा की व्यवस्थाएं की गई। तीसरे में क्या, माता पिता के प्रति सम्मान की भावना, गुरुओं और ब्राह्मणों के प्रति सम्मान की भावना, है ना। और उसके बाद चौथा क्या है, चौथा भेरी घोष, यानी कि भेरी घोष को अशोक के टाइम पर क्या बोलते थे, युद्ध की घोषणा करना, है ना, और उसका धम्म घोष में परिवर्तन कर दिया गया अशोक के चौथे अभिलेख के हिसाब से, ठीक है। फिर अगर अशोक का पांचवा अभिलेख देखें तो धम्म महामात्रों की नियुक्ति का उल्लेख है। अब फिर से पहले से हम लोग याद करते हैं एक बार, ठीक है, आंखें बंद करो एक बार, ठीक है। पहला क्या है कि पशुओं और पशु बलि पर प्रतिबंध, दूसरा उनके चिकित्सा की व्यवस्था प्लस मनुष्य भी जोड़ लेना, तीसरा क्या है, माता पिता के प्रति सम्मान और ब्राह्मणों श्रवणों के प्रति उदारता, ठीक। चौथा भेरी घोष, यानी कि युद्ध की घोषणा, जो कि उसको क्या कर दिया गया था, धम्म घोष में परिवर्तित कर दिया गया था। और पांचवा क्या था, धम्म महामात्रों की नियुक्ति का उल्लेख, ठीक है। तो अब ये एज इट इज याद रखना, कुछ कुछ तो याद हुआ ही होगा, आई होप, है ना। और जब इसी तरह दिन भर में 2-3 बार पढ़ोगे तो पूरा याद हो जाएगा। तो उसके बाद अब छठा क्या है, मतलब छठा क्या है, राजा की प्रजा के प्रति जवाबदेही। अशोक के 6th अभिलेख में क्या है, राजा की जो है वो प्रजा के प्रति जवाबदेही होनी चाहिए। मतलब अब जो जैसे कि प्रेजेंट टाइमर ले लो कि गवर्नमेंट है ना, तो गवर्नमेंट को जनता के प्रति जवाबदेही होना पड़ता है, उसी तरह उस टाइम पर राजा और प्रजा का था, है ना। तो राजा की कृत्यों को राजा जो भी करते थे उन पर अगर प्रजा क्वेश्चंस कर रही है तो राजा को उन क्वेश्चंस का आंसर देना पड़ता था, प्रजा के लिए जवाबदेही होना पड़ता था, है ना। और उसके बाद तो ये बात कौन से अशोक के अभिलेख में है, ये याद रखोगे 6th अभिलेख में है, ठीक। अगर अशोक के 7वें अभिलेख की अब हम लोग बात करें तो अशोक के 7वें अभिलेख में सभी पंथों और धर्मों के प्रति धार्मिक बात कही गई है, मतलब सभी धर्म एक समान है। और ये बात कौन से, ये बात अशोक के 7वें शिलालेख में है, तो ये बात याद रखोगे, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग अर्थ की बात करें अशोक के 8वें शिलालेख में, तो अशोक की पहली पत्नी धम्म यात्रा, ठीक, जो कि बोध गया की यात्रा का विवरण है, तो ये बात याद रखोगे, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं, 1 मिनट, ठीक है। अब उसके बाद अगर हम लोग देखें तो 9 नंबर में क्या बोला गया है, अशोक के व्यर्थ की रीति रिवाजों की निंदा की गई है और धम्म मंगल पर जोर दिया गया है, ठीक है। इसी तरह 10th में अगर हम लोग देखें, मतलब अशोक के 10वें शिलालेख में, तो नाम और प्रसिद्धि की इच्छा का त्याग बोला गया है अशोक के 10th शिलालेख के हिसाब से, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग 11वें में देखें तो धम्म की विस्तृत व्याख्या कही गई है। 12 में देखें तो सभी संप्रदायों के बीच सार वृद्धि यानी कि धार्मिक सहिष्णुता पर पुनः जोर दिया गया है, ठीक है। और उसके बाद अब ये 13 जो है वो इम्पॉर्टेंट है ना। इसमें कलिंग युद्ध जो कि 261 ईस्वी पूर्व में अशोक के द्वारा लड़ा गया था उसका वर्णन किया गया, और 5 यूनानी राजाओं के नाम भी इसी में वर्णित हैं, ठीक है। और उसके बाद लास्ट, ठीक, 14 नंबर, ये क्या है, शिलालेखों को लिखवाने के उद्देश्यों का संक्षिप्त विवरण बोलता है। अब देखो अशोक के 14 शिलालेख है, 14 के 14 नहीं याद रखना है, ठीक है। इसमें आप लोगों को क्या याद रखना है, इसमें इन 14 में से आप लोगों को पहला 13 नंबर याद रखो, ठीक। उसके बाद 8th नंबर याद रखोगे, ठीक है। उसके बाद आप लोग को पहले से 4th तक याद रखोगे, ठीक। और उसके बाद बस इतने ही याद रखो, इतने में ही मतलब क्वेश्चन में भी पूछे जा सकते हैं, मतलब इसी में से पूछ लिए जाएंगे।
ठीक है, आई होप आप लोगों को चीज़ें थोड़ा समझ में आई हैं। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर बढ़ते हैं। ठीक है, अगर आप लोग फिर से एक बार रिवाइज कर पा रहे हो सारे अभिलेखों को, ठीक है, तो समझ लो कि आप लोग की बुद्धि बहुत ज़्यादा तीव्र है। पहला क्या है, चलो मेरे साथ कोशिश करो रिवाइज करने की, मैं आप लोगों को समझाती हूँ। एक बार आंखें बंद करो फिर से। देखो, पहला पशु बलियों पर प्रतिबंध, दूसरा उनके चिकित्सा, तीसरा माता पिता इन सबके लिए सम्मान, है ना, चौथा धम्मघोष के बारे में बोला गया था। ठीक, और पांचवा उसी तरह धम्म यात्रा के बारे में बोला गया था। ठीक, फिर 6 नंबर में क्या बोला गया था, फिर 6 नंबर में बोला गया था राजा की प्रजा के प्रति जवाबदेही, है ना। फिर 7th याद करने की कोशिश करो, मैंने क्या बताया था, सभी पंथ यानी कि धर्म एक समान है ना, सभी पंथों की एक समानता के बारे में बात कही गई थी। उसके बाद 8th में आप लोगों को मैंने बताया था उनकी पहली पत्नी धम्म यात्रा के बारे में, है ना। फिर उसके बाद 9th आ जाता है, जो कि आप लोगों के सामने ही है, व्यर्थ की रीति रिवाजों इन सब की निंदा की गई है। 10th में नाम प्रसिद्धि की इच्छा का त्याग किया गया है, और 11th में धम्म का विस्तृत व्याख्या की गई है। 12th में सभी संप्रदायों के बीच सार वृद्धि की बात कही गई है, और उसके बाद 13 कलिंग युद्ध है जो आप लोग जानते ही हो, और 14 शिलालेखों के लिखवाने के उद्देश्य का संक्षिप्त विवरण 14th में बोला गया है। ठीक है, तो आप लोगों को चीज़ें अब समझ में आ गई होंगी और थोड़ी बहुत याद भी हो गई होंगी, है ना, मतलब थोड़ी बहुत याद हो गई होंगी, मुझे पता है पूरा नहीं याद हुआ होगा, पर थोड़ा बहुत याद हो गया तो थोड़ा आप लोग फिर से रिवाइज करके एक बार याद कर सकते हो अच्छे से, है ना। अब देखो, एक बार शिलालेखों की मैपिंग से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते थे। यूपीएससी ने 2022 में सीधे लोकेशन पूछी थी। ठीक, तो अब हम लोग देखते हैं थोड़ा यूपीएससी ने क्या कैसे पूछा था 2022 के हिसाब से। ठीक है, देखो, उत्तर पश्चिम जो कि शहबाजगढ़ी और मानसेरा जो कि दो पाकिस्तान में है ना, उसमें क्या है, उसमें जो अभिलेख वहाँ पे पाए गए हैं अशोक के, तो वो कौन सी लिपि से संबंधित है। ठीक, तो वहाँ पर खरोष्टी लिपि चलती थी, जो कि मैंने आप लोगों को सेशन के दौरान कल भी पढ़ाया था। ठीक है, अब उसके बाद उत्तर में अगर हम लोग नॉर्थ, एक बार थोड़ा भारत का मैप बनाने की कोशिश करते हैं। एक तो इस पेन से ज़्यादा अच्छे से बनता नहीं है ना, पर फिर भी कोशिश करते हैं एक बार, अगर अच्छे से बन जाता है तो फिर ठीक है। ज़्यादा तो अच्छे से नहीं बन पाएगा, पर मैं फिर से कोशिश करूँगी। अरे नहीं, 1 मिनट रुको। वन मिनट बस, जल्दी से बन जाएगा। ये ऐसे करते हैं, और उसके बाद इसको ऐसे लाते हैं, फिर यहाँ ऐसे आते हैं, उसके बाद इसको नीचे लाकर इसको ऊपर ऐसे, है ना। मुझे पता है आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो कहीं अच्छा मैप बना लेते होंगे, पर मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है तो काम चलाना ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए बन गया। देखो, अब उत्तर पश्चिम की अगर हम लोग बात करें, देख लो पहला उत्तर पश्चिम। अब ये भारत के पर्सपेक्टिव से ये नॉर्थ हो गया, ठीक, ये वेस्ट हो गया, ये साउथ हो गया, और ये ईस्ट हो गया, है ना। तो अब हम लोग उत्तर और पश्चिम की अगर बात करें तो ये पाकिस्तान का एरिया हम लोगों के उत्तर पश्चिम में पड़ता है ना। तो उत्तर पश्चिम में शहबाजगढ़ी पाकिस्तान में ही है, और मानसेरा इन दो जो जगहें हैं, जो क्षेत्र हैं, वहाँ पर अशोक के अभिलेखों में खरोष्टी लिपि का यूज़ किया जाता था। ठीक है, अब उसके बाद उत्तर कालसी, मतलब उत्तर में, नॉर्थ में, उत्तर में, ठीक है, कालसी जो कि उत्तराखंड का पार्ट है, उत्तराखंड में, है ना। तो उसके बाद पश्चिम में गिरनार जो है वो गुजरात, ठीक, गुजरात, और सोपारा जो कि है वो महाराष्ट्र। ठीक है, उसके बाद पूर्व की अगर हम लोग बात करें तो धौली और जौगढ़ जो कि ओडिशा में है। ठीक है, उसके बाद दक्षिण में अगर हम लोग बात करें तो येरागुड़ी जो कि आंध्र प्रदेश में है, ठीक, आंध्र प्रदेश में, और सन्नाटी जो कि कर्नाटक में है। ठीक है, उसके बाद द्विभाषी अभिलेखों की बात करें तो कांधार जो कि अफगानिस्तान में है। ठीक है, तो ये अफगानिस्तान याद रख सकते हो। और उसके बाद ग्रीक और आरामी भाषा का भी यूज़ अशोक की अभिलेखों में यूज़ किया गया है ना, जो कि अफगानिस्तान में जो अभिलेख अशोक के पाए गए हैं उसमें ग्रीक और आरामी भाषा का प्रयोग किया गया है। तो इस तरह आप याद रख सकते हो। ठीक है, फिर कुछ इंपॉर्टेंट शब्दावलियाँ देख लेते हैं। देखो, पहला क्या है, अक्षपटलाध्यक्ष जो कि राजकीय लेखा बोले जाते थे, है ना, यानी कि अकाउंट्स, जो विभाग का प्रमुख था। फिर सीताध्यक्ष जो थे वो राजकीय कृषि भूमि का प्रबंधक माना जाता था। फिर पांड्याध्यक्ष
वाणिज्य और व्यापार का नियंत्रक माना जाता था। फिर पौतवाध्यक्ष बांट और माप यानी कि वेट और मीजर्स का प्रभारी माना जाता था। फिर संस्थाध्यक्ष जो बाजारों और व्यापारियों का मार्ग का अधीक्षक था। फिर नवाध्यक्ष जो कि जहाजरानी यानी कि शिपिंग और जल मार्गों का प्रबंधन करता था। फिर उसके बाद 7 नंबर पर आ जाता है राजुक, जो अशोक द्वारा नियुक्त एक अधिकारी था और जो निर्माण क्षेत्रों में न्याय और राजस्व को देखते थे। ठीक है, तो आप लोग इन सबको एक बार या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, और या फिर एज इट इज़ आप लोग याद करने की कोशिश करो। फिर से मैं एक बार आप लोगों को पढ़ा दूंगी, ठीक है, क्योंकि ये याद करना जरूरी है, ठीक, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। विभाग तो आप लोग जानते ही हो कि वो कितने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एंशियंट हिस्ट्री या फिर मेडिवल हिस्ट्री के माध्यम से, ठीक है। तो एक बार फिर से कोशिश करो। पहला अक्ष पटलाध्यक्ष जो कि राजकीय लेखा थे। सीताध्यक्ष राजकीय कृषि भूमि का प्रबंधक माना जाता था। पांड्याध्यक्ष वाणिज्य और व्यापार को नियंत्रण करता था। पौतवाध्यक्ष बाट और माप के लिए, ठीक। उसके बाद संस्थाध्यक्ष बाजारों और व्यापारिक मार्गों का अधीक्षक था। फिर नवाध्यक्ष जहाजरानी और जल मार्गों का प्रबंधन था, ठीक। फिर राजुक जो था वो अशोक द्वारा नियुक्त एक अधिकारी था जो ग्रामीण क्षेत्रों में न्याय और राजस्व को देखता था, ठीक है। ऐसे याद कर सकते हो, एस नहीं ए, ठीक है, ए एस पी, पी और एस एन आर, ठीक है। तो P2 ऐसे करके याद कर लो, ठीक है। AS है ना, फिर S2 याद कर लो, है ना। उसके बाद N याद कर लो और R याद कर लो। तो ऐसे याद करो, इसकी ट्रिक क्या बन जाएगी, AS2 P2 N R, है ना। A से अक्ष पटलाध्यक्ष, S से सीताध्यक्ष और उसके बाद संस्थाध्यक्ष, फिर P से पौतवाध्यक्ष और पांड्याध्यक्ष, है ना। उसके बाद N से नावाध्यक्ष और R से राजुक, ठीक है। ठीक है, फिर जल्दी से अब ये एक क्वेश्चन आप लोगों के सामने आया है जो कि 2025 का यूपीएससी का प्रीलिम्स है। एक बार पढ़ के और अटेम्प्ट करने की कोशिश करो, ठीक है। धर्म और नैतिकता के बारे में क्वेश्चन है, ठीक है, जिसमें क्या प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किस शासक ने अपनी प्रजा को इस अभिलेख के माध्यम से परामर्श दिया था। क्या परामर्श दिया गया है, जो कोई भी अपने संप्रदाय के अत्यधिक भक्ति के कारण अपने धार्मिक संप्रदाय की प्रशंसा करता है या अपने संप्रदाय का महिमा मंडन करने के विचार से दूसरे संप्रदायों की निंदा करता है, वह अपने संप्रदाय को बहुत गंभीर रूप से हानि पहुंचाता है। ऑप्शन ए है अशोक, दूसरा ऑप्शन समुद्रगुप्त, तीसरा हर्षवर्धन और डी कृष्णदेव राय। तो इसका आंसर आप लोगों को, मुझे पता है, मुझे पक्का विश्वास है अपने पढ़ाए हुए पर कि आप लोगों को इसका आंसर पक्का पता है, ठीक है। अभी ऊपर हम लोग पढ़ के आए हैं कि अशोक के 7वें अभिलेख में क्या बोला गया है कि पंथ निरपेक्षता का पाठ अशोक के 7वें अभिलेख में दिया गया है कि किसी भी धर्म, अपने अपने धर्म आप लोग एक्सेप्ट कर सकते हो पर किसी भी धर्म की निंदा नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ये अशोक, इसका ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। देख लीजिए आप लोग खुद इतने पढ़ाए हुए सेशन से आप लोग इतना इजीली क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हो, तो शायद आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही हैं, ठीक है। और अगर मेरे द्वारा पढ़ाई हुई कुछ भी आप लोगों को चीज़ें लाभ हो रहा है तो आप लोगों से प्लीज़ फिर से रिक्वेस्ट है, ठीक है, आप लोग लाइक सेशन को ज़रूर करना, ठीक। और जितने भी नए लोग आए हैं वो सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। अब उसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन और देखो, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही है, ठीक है। स्टेटमेंट 1 इज क्या बोल रहा है, दास अपनी मुक्ति के लिए धन का भुगतान कर सकता था, ठीक है। यदि कोई दासी अपने मालिक से पुत्र को जन्म देती थी तो वह कानूनी रूप से मुक्त हो जाती थी, ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट। और तीसरा क्या है कि मौर्य काल में विस्ती जो कि बेगार को राज्य के लिए एक कर का रूप माना जाता था, ठीक है। तो इन तीनों स्टेटमेंट में से क्या आप लोगों को, तीन के तीनों स्टेटमेंट सही हैं। जो अगर आप लोगों को ना पढ़ा हो या फिर ना पता हो, आप लोग इसी तरह एक स्टेटमेंट से आप लोग याद करके और भी अधिक जानकारी को ग्रहण कर सकते हो। इसीलिए आप लोगों को इस तरह PYQ इस तरह लगाए ही जाते हैं कि जो भी कंटेंट या फिर जो भी चीज़ छूट गई हो वो आप लोगों को इससे पढ़ा दी जाए, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखो, यूपीएससी प्रीलिम्स 2016 का क्वेश्चन है, अधिकारी और पद से रिलेटेड क्या पूछा गया, मौर्य काल में सार्थवाह किसे कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन ए क्या है, व्यापारियों के काफिले को, दूसरा धम्म महामात्रों को, तीसरा नगर के प्रशासन को और चौथा राजकीय कोषाध्यक्ष को। तो ऑप्शन ए आप लोगों को दिख ही रहा है, जो सार्थवाह किसको बोला जाता है, व्यापारियों के काफिले को सार्थवाह बोला जाता था मौर्य काल के पीरियड में, ठीक है। फिर अब हम लोग आज के
नेक्स्ट टॉपिक यानी कि दूसरे टॉपिक पर आ चुके हैं, जो कि अब मौर्य साम्राज्य के विघटन की बात करता है। ठीक है, मौर्य साम्राज्य के विघटन और मौर्योत्तर भारत की शुरुआत। ठीक है, अशोक के उत्तराधिकारी विशाल साम्राज्य के अक्षुण्ण नहीं रख पाए। ठीक है, उसके मतलब विशाल साम्राज्य को अक्षुण्ण मतलब अच्छे से नहीं रख पाए। ठीक, मतलब एज इट इज़ बना के नहीं रख पाए। अशोक के टाइम पर तो मौर्य काल बहुत ज़्यादा फला फूला था, बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया था, लेकिन जो अशोक के बाद उनके जो पुत्र आए, ठीक है, वो मौर्य साम्राज्य को एज इट इज़ नहीं रख पाए। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि उत्तर पश्चिम भारत विदेशी आक्रमण के कारण नियंत्रण से बाहर हो गया और कलिंग ने स्वतंत्रता की घोषणा की, जिसमें दक्षिण में सातवाहनों ने स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर ली। अब जब कलिंग ने स्वतंत्रता की घोषणा कर दी तो अब दक्षिण भारत में सातवाहन का उदय होने लगा ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ मौर्योत्तर। ठीक, मौर्योत्तर भारत। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं फिर से नेक्स्ट पॉइंट। देखो घोषणा की इतना पढ़ चुके थे हम लोग। ठीक है, फिर मौर्य शासन गंगा घाटी तक सीमित था, है ना। मौर्य शासन जो था वो अब गंगा घाटी तक ही सीमित रह चुका था। फिर अगर हम लोग शुंग वंश की, अब हम लोग नेक्स्ट पीरियड मौर्य काल के बाद अब हम लोग शुंग वंश की बात करते हैं। इसके संस्थापक कौन है? इसके संस्थापक पुष्यमित्र शुंग हैं। ठीक है, अब याद रखो मौर्य वंश खत्म हो चुका है। ठीक है, अब शुंग वंश शुरू हो गया है, तो अब मौर्य वंश की चीज़ें थोड़ा कनेक्ट करते हुए चलेंगे शुंग वंश के साथ। ठीक है, तो शुंग वंश के संस्थापक कौन है? पुष्यमित्र शुंग है। पुष्यमित्र शुंग है। इन्होंने अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या की थी और सिंहासन पर कब्जा लेकर शुंग वंश की स्थापना की थी। ठीक है, फिर इन्होंने क्या किया? उन्होंने उत्तर पश्चिम से बैक्ट्रियन यूनानियों से अपने खोए हुए क्षेत्रों को वापस हासिल कर लिया और कलिंग के महान शासक खारवेल के खिलाफ भी अभियान चलाया था। किसने? पुष्यमित्र शुंग ने। ठीक है, उसके बाद ब्राह्मणवाद का कट्टर अनुयायी था पुष्यमित्र शुंग, जो कि अश्वमेध यज्ञ इसने किया था और बौद्ध धर्म का उत्पीड़क भी कहलाया है पुष्यमित्र शुंग। लेकिन बौद्ध कला को इसने संरक्षण भी किया था। ठीक है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें तो वैष्णववाद और संस्कृत भाषा के विकास को बढ़ावा दिया है इसने। उसके बाद अब शुंग वंश के बाद कण्व वंश की बात करते हैं, तो कण्व वंश साथ में पढ़ लो। इसके संस्थापक कौन है? वासुदेव कण्व है ना, जो कि अंतिम शुंग शासक देवभूति की हत्या कर 45 वर्षों तक इसने शासन किया है ना, और कण्व वंश का संचालन किया है। ठीक है, कण्व वंश जो कि राजवंश के पतन के बाद मगध का इतिहास गुप्त काल तक रिक्त रहा था, यानी कि अब गुप्त काल तक मगध के शासनकाल में कोई नहीं बैठता है। ठीक है, उसके बाद पुष्यमित्र शुंग की मूर्ति बनवाई गई थी। ठीक है, फिर हम लोग बैक्टीरिया और यूनानी आक्रमण के बारे में बात करते हैं। तो स्वतंत्रता की 3री शताब्दी ईस्वी पूर्व में मध्य बैक्टीरिया और पार्थिया और सेल्यूकस साम्राज्य से स्वतंत्र हो गए थे। ठीक है, अब अगर हम लोग बैक्टीरिया साम्राज्य की बात करें, है ना, तो बैक्टीरिया साम्राज्य की लोकेशन जो है वो प्राइमरली सेंटर्ड कहाँ पर है? अफगानिस्तान में है। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखोगे, है ना, नॉर्थन अफगानिस्तान इसकी लोकेशन है। ठीक है, उसमें उज्बेकिस्तान और तजाकिस्तान को भी इंक्लूड कर लेना। ठीक है, हाँ, अब इन कंट्रीज़ का नाम ले रहे हैं तो आप लोगों को एक क्वेश्चन याद आ गया मन में ही, मतलब पूछने का मन किया तो पूछे ले रहे हैं। ठीक है, आप लोग बताइए सेंट्रल एशियन पढ़ा तो बहुत बार होगा। सेंट्रल एशियन में कितनी कंट्रीज आते हैं? उन सबके कमेंट बॉक्स में आप लोग नाम लिख सकते हो। ठीक है, चलिए अब अगर उसके बाद अगर हम लोग पार्थिया की बात करें तो इसकी लोकेशन कहाँ है? एंशियंट पर्सिया है। ठीक है, जो कि मॉडर्न मतलब प्रेजेंट टाइम में ईरान में है। ठीक, तो इतना आप लोग याद रखोगे। फिर डेमोट्रियस की अगर हम लोग बात करें तो ये बैक्टीरिया के यूनानी शासक डेमेट्रियस ने अफगानिस्तान और पंजाब पर आक्रमण किया था और इसने 2 कमांडर भेजे थे जो अपोलोडोटस और मेनांडर थे। ठीक, तो इन दोनों कमांडर को आप लोग याद रखोगे। अपोलोडोटस के बारे में क्या बोला जाता है कि इसने सिंध पर विजय प्राप्त की और उज्जैन तक चढ़ाई की थी। ठीक, और मेनांडर के बारे में क्या बोला जाता है? मेनांडर को मिलिंद भी बोलते थे। उसने क्या किया था? मथुरा तक शासन का विस्तार किया था, लेकिन पाटलिपुत्र पर नियंत्रण करने में ये मेनांडर असफल रहा था। तो ये स्टेटमेंट आप लोग याद रखोगे, है ना। उसके बाद इसने क्या किया था? पुष्यमित्र शुंग द्वारा पराजित हुआ था और राजधानी इसने क्या बनाई थी? साकल यानी कि सियालकोट को बनाई थी। और धर्म इसका क्या था? बौद्ध धर्म में गहरी आस्था रखता था। कौन? मेनांडर। ठीक, और बौद्ध भिक्षु नागसेन के साथ उसने संवाद किया है और मिलिंद पिन्हो, है ना, पाली भाषा का ग्रंथ है जिसका संकलन किसने किया है?
मिनांडर किया है, आप लोग याद रखना। ठीक, मिनांडर वही मिलिंद, इसने संकलन किसका किया? मिलिंद पन्हो, नाम याद रख सकते हो एज इट इज़। पुष्यमित्र शुंग के द्वारा पराजित हुआ था, राजधानी इसने सियालकोट को बनवाई थी और बौद्ध धर्म में गहरी आस्था रखता था, है ना। इस तरह 3-4 पॉइंट अपने दिमाग में एज इट इज़ स्ट्रक्चर्ड वे में बैठा सकते हो। फिर अगर हम लोग अब महत्वपूर्ण ग्रंथों की बात करें इंडो ग्रीक की, तो पहला हेलियोडोरस, यह एक यूनानी राजदूत था जो वैष्णवन बन गया था और उसने बेसन नगर में गरुड़ स्तंभ बनवाया था। ठीक, सोने के सिक्के, इंडो ग्रीक शासकों ने ही भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए हैं, तो ये सोने के सिक्कों के बारे में ये पॉइंट याद रखोगे। फिर अब हम लोग शक वंश के बारे में पढ़ेंगे। प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व में शक साम्राज्य की स्थापना हुई। शक शासकों ने यूनानियों से बैक्टीरिया और पार्थिया छीन लिया और धीरे धीरे उत्तर पश्चिम भारत में फैल गए थे। ठीक है, शक साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? भारत में शक शासन का संस्थापक मोस। ठीक है, इससे PYQ बन चुका है और इसके क्वेश्चन याद रखना एज इट इज़। ठीक है, इसी मोस को लेकर PYQ पूछा गया है, फिर से जोर दे रहे हैं मोस के ऊपर, आप लोग याद रखोगे सब, है ना। और अगर बहुत इजीली याद रखना है तो मोस को मोसी से याद रखो, मूसी जो कि रिवर है भारत में, और मूसी से मोस करके याद रखो जो कि शक साम्राज्य का संस्थापक का नेता था, है ना। ठीक, उसके बाद इसने क्या किया था? विक्रम संवत, उसका पुत्र विक्रम संवत की अगर हम लोग बात करें तो उसका पुत्र अजेश प्रथम, जिसने विक्रम युग यानी कि विक्रम संवत का संस्थापक माना जाता है। किसको? अंजेश प्रथम को, जो कि शक वंश के संस्थापक मोस का पुत्र था। शकों के 2 प्रमुख मुख्य समूह है, कौन कौन सा? उत्तरी क्षपत्र जो तक्षशिला और मथुरा के शासन करते थे, और पश्चिमी क्षपत्र जो महाराष्ट्र के नासिक पर शासन करते थे। ठीक है, फिर अब शक के बाद कुषाण साम्राज्य की बात आती है। कुषाण साम्राज्य को हम लोग कल पढ़ेंगे, आज के लिए इतना ही। ठीक है, आप लोगों को आई होप चीज़ें समझ में आई हैं, थोड़ा दिमाग में बैठी हैं, एक बार फिर से रिवाइज करना। ठीक है, और आप लोग अच्छे से कर पाओगे। जैसे ही ये एंशिएंट हिस्ट्री अब 2-3 दिन में मैं कवर कर दूंगी। ठीक है, एक तो इतना लंबा सिलेबस है, मैं जब से कह रही हूँ तब से 2-3 दिन हो ही नहीं रहे। आप लोग भी तो क्या समझते होंगे कि मैम के हो ही नहीं रहे 2-3 दिन, लेकिन मैं कोशिश भी ज़रूर करती हूँ। ठीक है, अभी बहुत ज़्यादा बड़ा सेशन कर दूंगी तो आप लोगों को भी बोरिंग फील होने लगेगा और नहीं कर पाओगे, पढ़ नहीं पाओगे, है ना। इसीलिए ज़्यादा लंबा सेशन अभी शुरू में नहीं करते हैं। फिर जल्दी से आप इसको ख़त्म करके PYQ कवर करवा के मैं अनदर सब्जेक्ट को पुटअप करूँगी। ठीक है, आप लोगों की जो भी इच्छा हो या फिर जो भी डाउट हो वो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। मतलब इच्छा क्या मतलब कि आप लोगों को जो भी अनदर सब्जेक्ट में पुटअप करवाना हो वो। ठीक है, और बाकी आप लोग अपनी डाउट, अपनी दुविधाएं जो भी इस सेशन से रिलेटेड या इस चैनल से रिलेटेड या कुछ भी UPSC से रिलेटेड कुछ भी है, ये मुझे बताइए, मैं इसको रिजॉल्व करने की ज़रूर कोशिश करूँगी। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, जय हिंद। आई होप सभी लोग मेरा सपोर्ट करोगे, अपनी मेहनत और मेरी मेहनत पर विश्वास रखोगे। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।